सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का व्याकरण का हमारा पाठ प्रथम, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले बच्चों हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है यहाँ पर एक चित्र। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इसमें एक व्यक्ति इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अपनी बात कह रहा है। यह व्यक्ति आने जाने वाली गाड़ियों को रुकने का और चलने का संकेत दे रहा है, किंतु अपने मन की प्रत्येक बात को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना आसान नहीं है। न ही तो हम प्रत्येक बात को संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं और न सामने वाला उसे समझ सकता है। तो फिर केवल संकेतों के माध्यम से अपनी बात को समझना और दूसरों को समझाना आसान नहीं है। इसलिए भाषा बनी। अब भाषा होती क्या है, आइए देखते हैं। भाषा मनुष्य के भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होती है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। मनुष्य के संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम भाषा होती है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बात दूसरों को समझाता है और दूसरों की बातों को समझ पाता है। अब भाषा के द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा शब्द जो हमारा है, यह भाष धातु से बना हुआ है। आइए देखते हैं भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। प्रथम होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। लिखित भाषा में हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। आइए विस्तृत रूप से जानते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा के विषय में। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप होता है जिसमें बोलकर या सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। मौखिक भाषा के अंतर्गत एक व्यक्ति बोलता है और अपने भावों को व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति उसके भावों को सुनकर समझता है। इस तरह से मौखिक भाषा में विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बोलना और सुनना होता है। मौखिक भाषा के अंतर्गत बातचीत, भाषण देना, कहानी सुनाना आदि उदाहरण आ सकते हैं। प्रथम चित्र में आप देखेंगे 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति भाषण दे रहा है और दूसरे सभी व्यक्ति उसे सुन रहे हैं। यह विचारों के संप्रेषण का माध्यम है। तीसरे चित्र में दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही हैं। दादी माँ बोलकर अपने विचारों को व्यक्त कर रही हैं और बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं। भाषा का जो यह रूप है बच्चों, यह स्थायी नहीं होता है। मौखिक भाषा स्थायी रूप से नहीं होती है। आइए अब बढ़ते हैं लिखित भाषा की ओर। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसमें हम लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति इसे सुनकर, पढ़कर समझता है। किस तरह से देखते हैं? प्रथम चित्र में आप देखेंगे पत्र लेखन। एक व्यक्ति पत्र लिखकर अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उस पत्र को पढ़कर सामने वाले व्यक्ति के विचारों को समझेगा। दूसरे चित्र में आप देखेंगे समाचार पठन। इस चित्र में समाचार के द्वारा विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तीसरा है पुस्तक पठन। इसमें भाषा के लिखित रूप के द्वारा
पुस्तक के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। इस तरह से भाषा के दो रूप, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। आगे हम देखते हैं संविधान में हिंदी। हमारे संविधान में विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। 14 सितंबर सन 1949 में भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी के साथ साथ संविधान ने 22 अन्य भाषाओं को भी मान्यता दी, जिसके अंतर्गत आते हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। ये 22 भाषाएं हैं जिनको हमारी संविधान ने मान्यता दी है। आइए अब बढ़ते हैं आगे हिंदी के अन्य रूपों की ओर। हिंदी भाषा के विविध रूप। संपर्क भाषा, जो भाषा वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक स्तर पर जोड़ने का कार्य करती है। जिस भाषा के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझता है और आपस में संपर्क को स्थापित करता है, उसे हम कहते हैं संपर्क भाषा। राजभाषा, राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाजों के लिए किया जाता है। भारत के संविधान में 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संघ की राजभाषा का रूप में मान्यता दी, भारतीय संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। राष्ट्रभाषा, किसी भी राष्ट्र के अधिक से अधिक नागरिकों के द्वारा अपने दैनिक रोज के कामकाज में अपनाई जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। चौथी है मानक भाषा। बच्चों, आप सभी जानते हैं भारत एक विशाल देश है और भारत में विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, किंतु भारत की इस विभिन्नता में भी एकता इसकी विशेषता है। किंतु इस क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारी भाषा के भी हमें अनेक रूप दिखाई देते हैं। इसी अनेक रूपों को एक रूपता प्रदान करने के लिए हमारी भाषाविदों ने भाषा के जिस रूप को मान्यता दी वह मानक भाषा कहलाती है। यह भाषा जो होती है वह नियम, जो व्याकरण के नियम है, उन पर पूर्णतः आधारित होती है। इसी भाषा के माध्यम से पत्रिकाओं, साहित्य की रचना की जाती है। आइए बढ़ते हैं भाषा के अन्य रूपों की ओर। बोली और उपभाषा। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे बोली किसे कहते हैं। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है तथा क्षेत्र के आधार पर यह भाषा का सबसे छोटा रूप होती है। अर्थात हम यह समझ सकते हैं कि अत्यंत ही सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय रूप की भाषा होती है इसे बोली कहा जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है क्योंकि यह व्याकरण सम्मत नहीं होती है। अब इसके बाद देखते हैं उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, जबकि भाषा की अपेक्षा छोटा होता है और इसमें साहित्य की रचना होती है। अर्थात जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है, तो उसे उपभाषा का दर्जा प्राप्त होता है और इसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है। इस तरह से हम क्रमवार देखेंगे तो सबसे पहले बोली सीमित क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। जब उसका क्षेत्र और बढ़ता है, विस्तृत होता है, तो वह उपभाषा का दर्जा प्राप्त करती है और जब उपभाषा का क्षेत्र और अधिक बढ़ जाता है
तो वह भाषा का दर्जा प्राप्त करती है। इस तरह से अभी हमने देखा बोली और उपभाषा। आइए अब हम देखते हैं लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसी भी भाषा को लिखने के ढंग और रीति को कहते हैं। किसी भी भाषा को किस प्रकार से लिखा जाए, उसके लिखने का जो तरीका होता है वह कहलाता है लिपि। परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, भाषा विशेष की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। ये ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी भाषा को व्यक्त करते हैं। आइए देखते हैं लिपि के विषय में अधिक। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि है देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा जो है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन लिपि कहा जाता है। यूरोपीय भाषाओं की लिपि है रोमन। उर्दू भाषा जो है उसकी लिपि है फारसी। तमिल भाषा की लिपि को तमिल ही कहा जाता है और उड़िया भाषा की लिपि को भी उड़िया ही कहा जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना एक ढंग होता है, अपना एक तरीका होता है और प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। आइए अब हम बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने की रीति को बताता है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध ज्ञान करने का प्रयोग सिखाता है, शुद्ध ज्ञान कराता है। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्धतम रूप में व्यक्त करने का प्रयास करता है, भाषा की शुद्धिकरण करता है, भाषा को शुद्ध करता है, सही दिशा में लेकर जाते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए, पहला उदाहरण जैसा है आपके सामने, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। इस वाक्य में कहा जा रहा है कि खरगोश को काटना है और गाजर खिलाना है। यह भाषा का अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप होगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। इस तरह से व्याकरण जो है वह हमारी भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं आगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के प्रमुख रूप से 4 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत आता है ध्वनि, वर्ण, उच्चारण, शब्दों के अध्ययन से संबंधित। इसके अंतर्गत हम भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का अध्ययन करते हैं। उसके अंतर्गत आने वाले वर्णों के उच्चारण के स्थान और शब्द से संबंधित अध्ययन हम वर्ण विचार के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के रूप, उनकी व्युत्पत्ति, रचना, रूपांतरण से संबंधित अध्ययन करते हैं। तीसरा है पद रचना। पद रचना के अंतर्गत हम लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय युक्त शब्द रचना, पदभेद आदि से संबंधित अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार वाक्य के भेद, स्वरूप, प्रकार, विश्लेषण आदि से संबंधित होते हैं। ये हैं व्याकरण के अंग जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? हित सहित लिखित रूप से संजोकर रखे गए भाव विचार ही साहित्य है। साहित्य के द्वारा हमें अच्छी बातें सीखने का सुअवसर मिलता है, तो हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम जिस की रचना की जाती है उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य के भी 2 भेद हमें देखने को मिलते हैं, जिनके अंतर्गत प्रथम होता है पद्य साहित्य।
पद्य साहित्य के अंतर्गत कविता, दोहे इत्यादि आते हैं। दूसरा होता है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र इत्यादि आते हैं। इस तरह से बच्चों आज हमने देखा भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण से संबंधित बातों का अध्ययन किया। तो हमारी आज की जो वीडियो है ये यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।